मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ना 2023 यूपी एंड सीबीएसई में दोनों में, सीबीएसई दोनों में एग्जाम में ये 100% दिखने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो इस पे डेरिवेशन आएगा या तो इस पे क्वेश्चन आएगा। अब काफी स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे आने लगे हैं क्वेश्चन जिसमें इसके साथ इसका डेरिवेशन और प्लस इसका क्वेश्चन साथ में आते हैं, तो ये बड़े नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले इसका डेरिवेशन। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय द लेंसेज, हम लेंस के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं, अब हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है। जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ये क्या है हमारे पास, एक स्फेरिकल सरफेस है। इधर को हम एक अलग मीडियम मानते हैं और ये हमारा एक अलग मीडियम मानते हैं। तो इधर पहले मीडियम को हमने, जो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना उसे मैंने क्या माना, n1, और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या माना, n2 माना। तो देखो क्या है कि सबसे पहले इसके हम डायग्राम की बात करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट वाले चैप्टर में ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है, क्या निकलता है, रेज। तो यहाँ से दो रेज निकले, एक रेज मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ले लिया और एक रेज मैंने थोड़ा सा उससे कुछ एंगल पे लिया, और वो एंगल क्या मैंने माना, अल्फा। तो मैंने एक एंगल अल्फा पे माना और अल्फा को गुजारते हुए मैंने रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ लगाया। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे तीनों समतल के एक ही बिंदु पे होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। तो मैंने ऐसा लॉ लगाया और मैंने इंसिडेंट रे, इसे मैं कह सकता हूँ इंसिडेंट रेज है ये, इंसिडेंट रेज, और यहाँ पे देखो मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। तो नॉर्मल लाइन थोड़ा आगे तक ले गया तो ये सी पॉइंट को टच किया। सी बोले तो इस गोले के सेंटर को टच किया, इस गोले के सेंटर को टच किया, ये नॉर्मल लाइन। और हम देखो जब रेयरर से डेंसर में कोई हमारा रेज जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ झुक गया, और झुकते समय देखो जब भी कोई रेज मुख्य अक्ष पर ही चला जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चला जाए, तो वो सीधा निकल जाता है, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, सीधा उसी लाइन पे सीधा निकल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो ये यहां से गया और ये आ रहा है, तो बताओ कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। और आपको अच्छी तरह से पता है दो रेज जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे हमारा बन गया इमेज, क्या बन गया, इमेज। अब हमने इसका नाम रखना स्टार्ट किया। तो हमने कहा कि चलो पहले ये जो कर्व दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इस कर्व का जो ये स्पेस होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो ये क्यू वाला थोड़ा सा और आगे क्यू डैश पे होता है। नो डाउट इसे मुझे 90 डिग्री का टेंगल बनाना था, राइट एंगल बनाना था, इसीलिए इस झुकाव को मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया। अगर ये बहुत बड़ा होता तो लगभग ये सीधा होता, और सीधा होता तो ये लगभग यहाँ ना होके यहाँ होता। इस बात को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर मैथमेटिक कॉन्सेप्ट की आपको चीजें थोड़ी सी एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्यू को मैंने क्यू डैश ले लिया, तो ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नजर आ रही है, कैसी नजर आ रही है, स्ट्रेट। इसका मतलब ये 90 डिग्री दिखा रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। मैंने इसको अल्फा लिया और इधर वाले एंगल को मैंने क्या लिया, इसको क्या लिया, ये नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन गुजर के गई है उसे मैंने बीटा लिया। और जहां से इंसिडेंट, जहां पे ये कट कर रहा था, जहां इमेज बन रहा था, उस वाले एंगल के लिए मैंने क्या लिया, गामा लिया। मैंने समथिंग नाम रख दिया ओ पी क्यू डैश सी, और आई फॉर इमेज को मैंने आई से ही दिखाया। बाकी आप जानते हो कि सेंटर से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर। इमेज से पोल तक की दूरी क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस बोले तो भी। और ये पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू। और इसे आप किससे दिखाते हो, कैपिटल यू से दिखाते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सारे ट्रायंगल को हम यहाँ डेरिवेट करेंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल एक दिखाई दे रहा है ओ पी क्यू, शुरुआत करते हैं पहले शुरू से, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू में देखो ये ट्रायंगल ओ पी और क्यू में, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो अंदर के इंटीरियर एंगल बाहर का ट्रायंगल का जो एंगल होगा उन दोनों अंदर के ट्रायंगल का सम एंगल के सम के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर अंदर के अगर ये 2 है और ये क्या है 3 है, और बाहर मुझे x है जो मुझे पता नहीं है, तो अगर मुझे बाहर का बताना होगा तो ये अंदर का दोनों जोड़ दो, 2 + 3। मतलब कहने का मतलब बाहर का जो आउटर एंगल होता है वो अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल के क्या होता है, सम के बराबर होता है। दोनों का सम कर दो बराबर होता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम लेंगे
और हमें कहेंगे आई बाहर है और इसके अंदर अल्फा प्लस अल्फा और क्या है बीटा है। बताओ इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखो ना दो, ये पूरे ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है, आई बराबर अल्फा और कौन सा बीटा। तो अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल में थोड़ा सा मिस्टेक किया, नहीं सही है, मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आई जो बाहर का एंगल है इस पूरे ट्रायंगल में अल्फा और बीटा के सम के बराबर है। चलो यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल पी सी आई, देखते हैं पी सी और आई में बीटा बाहर है क्या और अंदर के दो एंगल क्या है, आर और प्लस गामा, आर प्लस गामा। तो मुझे तो यहाँ इंसिडेंट दिख रहा है, रिफ्रैक्टेड निकाल लो तो आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, इक्वेशन 2। एट अ पॉइंट पी पॉइंट पे स्नेल का नियम लगाया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट लॉ से हमने डायग्राम बनाया था, सेकंड लॉ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्नेल का लॉ लिखेंगे। स्नेल का लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर, और ये 2 से 1 में गया है, 1 से 2 में गया है, इसलिए n2 बटे n1। अब मैं यहाँ सिंपल सा लिख सकता हूँ इफ एंगल इज वेरी छोटा, अगर एंगल बहुत छोटा होता तो साइन आई के बराबर होता और साइन आर के बराबर होता। तो मैं आई बटे आर बराबर n2 बटे n1 लिखता क्या, बताओ, इसको आई लिख देता और इसको आर लिख देता। तो यहाँ पर जाएगा 1 आई n1 बराबर आर n2, मतलब मैं यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया आई n1 बराबर आर n2। चलो आई का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दिखाई दे रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा है। चलो बताओ आर का मान क्या है, बीटा माइनस गामा, जो मैंने यहाँ n2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने बीटा को एक तरफ भेज दिया और गामा और अल्फा को एक तरफ कर दिया। मैंने यहाँ बीटा कॉमन ले लिया तो इसे इक्वेशन हमने तीसरा बना दिया। क्या बना दिया, इस इक्वेशन तीसरा। अब हम डायग्राम में जाएंगे और अकॉर्डिंग टू चित्र हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम tan अल्फा निकाल लेंगे, हम tan बीटा निकाल लेंगे और हम tan गामा निकालेंगे। निकालना स्टार्ट करते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी क्यू अपॉन यू। जल्दी बताओ, यू पता है ना, यू हमेशा निगेटिव आएगा, यू हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि एक्सिस की किधर है, इधर है, इसलिए यू को निगेटिव लेना। ठीक है, tan बीटा निकाल लो, tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी क्यू डैश अपॉन आर, जो ट्रायंगल लिया गया यहाँ बगल में मैंने लिख रखा है। चलो tan गामा बताओ, tan गामा ये वाला ट्रायंगल लो, तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू डैश बटे बी। बताओ ना, पी क्यू डैश बटे ये इमेज डिस्टेंस बी, तो कौन सा ट्रायंगल है, पी सी पी आई क्यू वाले ट्रायंगल में जो भी ट्रायंगल लिया गया है मैंने यहाँ बाहर में बगल में मेंशन कर रखा है। बाकी अगर आप यहाँ बात करते हैं इफ एंगल इज वेरी छोटा, इफ एंगल इज वेरी, अगर एंगल वेरी छोटा होता, बहुत ही स्मॉल होता, बहुत ही लेस होता, तो tan अल्फा अल्फा होता। बताओ tan अल्फा क्या होगा, अल्फा, tan बीटा क्या होगा, बीटा, और tan गामा क्या होगा, tan गामा गामा होगा। समझ रहे हो क्या, tan अल्फा अल्फा होगा, tan बीटा बीटा होगा और tan गामा गामा होगा। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस केस में मैं आराम से लिख सकता हूँ, एक बात मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, देखो सिंपल सी बात थी कि tan अल्फा अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू डैश बटे माइनस यू। चलो बताओ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर बताओ जल्दी से, बीटा बराबर पी क्यू डैश बटे आर। चलो अल्फा पता चल रहा है, बीटा पता चल रहा है, गामा बता दो, गामा क्या हो जाएगा, पी क्यू डैश बटे बी, गामा पता चल गया। और अगर हम इन तीनों अल्फा बीटा गामा को फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन से इक्वेशन में रख दिया जाए, इक्वेशन 1 में रख दिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन, तो थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, n1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या रखूं मैं, पी क्यू डैश बटे यू माइनस यू। चलो बताओ n2 की वैल्यू क्या है, वो गामा की वैल्यू क्या है, बताओ, पी क्यू डैश बटे वी बराबर जो भी दिखाई दे रहा है, क्या बताओ, बीटा, बीटा का मान कितना है, पी क्यू डैश बटे वी और n2 माइनस n1, ये r है, ठीक है, n1। चलो बताओ पी क्यू सभी जगह कॉमन है क्या, तो पी क्यू डैश कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v बराबर पी क्यू बटे r और n2 माइनस n1। बोलो दिखाई दे रहा है, चलो ये हो गया। अब बात ये है कि पी क्यू डैश से कट जाएगा, बताओ,
तो हमारे पास जो इक्वेशन बना है यही बन गया इक्वेशन हमारा, जो हमें फाइंड करना था इक्वेशन, वो हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था वो हमें इक्वेशन मिल गया। तो हमें जो फाइंड करना था इक्वेशन मिला, बताओ, -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यही वो इक्वेशन था जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, और इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन दोनों पूछे जाएंगे। तो यही था जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस का क्या हमें रिफ्रैक्शन का फार्मूला निकाला था, वो हमें मिल गया। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।